के शर्मा जी धन्यवाद। मेरी बहन नुपुर शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दोनों को बहुत नमस्कार। सभी हमारे रिपोर्टर्स बंधु को बहुत बहुत नमस्कार। एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहां हैं। बंधुगण, आप जानते हैं कि जहां तक किसानों का विषय है, उस विषय पर लोकतांत्रिक तरीके से और सार्वजनिक तरीके से आप सब इस विषय को जानते हैं कि भारत की सरकार किसानों के विषय को सुन रही है, उस विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। मैं आज आरंभ में ही कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी, जो कि मुख्य सेवक हैं हिंदुस्तान को, वो किसानों को अन्नदाता और भगवान मानते हैं। अन्नदाता और भगवान हैं तभी हिंदुस्तान है। और मैं पहले तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम किसान बंधुओं को, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक सभी को चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूं। अभी थोड़े समय पहले किसान मंत्री आदरणीय तोमर जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स किया है कि किस प्रकार 25 तारीख को सुशासन दिवस के अवसर पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए, 9 करोड़ जो किसान बंधु हैं उनके अकाउंट तक पहुंचेंगे। आज हमने यह भी देखा है कि बहुत सारे किसान संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 बिल वो लेके आई है, उसके समर्थन पे वो उतरी हैं। किसान मंत्री को उन्होंने भेंट भी किया है और धन्यवाद दिया है मोदी जी को इन 3 बिलों के लिए। हां, कुछ किसान संगठन ऐसे जरूर हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका अधिकार भी है, एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है। मगर यह उचित होगा हमारे पक्ष में कि कुछ अवांछित वामपंथी दल जिस प्रकार से किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विषय में भी हम यहां खुलासा करें। हाउ द लेफ्ट इज ट्राइंग टू हाईजैक द किसान आंदोलन फॉर इट्स ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। वी एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी शुड एक्सपोज दीज लेफ्टिस्ट फोर्सेस, दिस लेफ्टिस्ट पार्टीज एज वेल। बंधुगण, जहां तक ये वामपंथ और लेफ्ट का सवाल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से दोगला हिपोक्रेटिक पार्टीज और कोई नहीं होते हैं। हिपोक्रेसी इज दाई नेम, जहां तक कम्युनिस्ट का सवाल है। और इन्होंने दोगलेपन में जिस प्रकार से सारे सीमाओं को लांघ दिया है, आज मैं वो फहरिस्त आपके सामने रखूंगा, किस प्रकार इन वामपंथियों ने, भिन्न भिन्न संस्थाएं और उनकी सरकारों ने किसानों के ऊपर कई अत्याचार किए हैं। यह बात अलग है कि आज वो दिखावा कुछ और कर रहे हैं। 3 मुख्य ऐसे राज्य रहे हैं जहां या तो वर्तमान में या विगत सालों में वामपंथ की सरकार रही है। केरल में वर्तमान में भी है, इससे पहले त्रिपुरा में लगभग 25 वर्षों तक, और कलकत्ता अर्थात वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से जहां से कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, वहां भी बहुत दीर्घ समय तक, बहुत लंबे समय तक वामपंथियों का सत्ता रहा है। एक एक करके एक एक राज्यों में किस प्रकार से वामपंथियों ने किसानों को ठगा है, आज उसके कच्चे चिट्ठे को हम खोलेंगे। और कुछ ऐसे किसान संगठन जो किसानों के कंधे पर रखकर राजनीतिक बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी खुलासा करेंगे। पहले हम केरल की तरफ चलते हैं। बंधुगण, आप देख रहे हैं कि जो स्कैम टेंटेड केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, वो इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेष्टा कर रहे थे। मगर पिनरई विजयन जी को यह उत्तर देना चाहिए, और तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको यह उत्तर देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। नो एपीएमसी लॉ इन केरला। केरला में एपीएमसी का कानून नहीं है। और आप इन वामपंथियों को देखिए, इनके दोगलेपन को देखिए। ये पूरे हिंदुस्तान में एपीएमसी कानून को लेकर एक भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मोदी जी एपीएमसी को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंडी को रिफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑप्शन दिया है मंडी से बाहर का, किंतु मंडी बंद नहीं हो रही है। वहीं जहां मंडी नहीं है, जहां एपीएमसी कानून नहीं है, वह राज्य इस पर दोगलापन कर रहा है। इसका जवाब द scam-tainted minister, Chief Minister of Kerala, Mr. Pinarayi Vijayan should
come forth with, he should give. बंधुगण, एपीएमसी में जहां तक केरला का सवाल है और कोई एपीएमसी कानून नहीं है, आप जानते हैं वहां किस प्रकार से खरीद बिक्री होती रही है। वहां पर जो मेजर चैनल है किसान के उत्पाद के खरीद बिक्री के लिए, ये जो मेजर चैनल है वो प्राइवेट चैनल्स है। केरल की सरकार ने प्राइवेट चैनल्स के हाथों में ये काम दिया हुआ है। और जब हम प्राइवेट चैनल्स कहते हैं, आप तो चतुर्थ स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप लोग इस पे जरूर दृष्टि डालिए और इस पे रिपोर्ट भी करिए कि दरअसल प्राइवेट एंटिटीज के नाम पर दे आर द गून्स ऑफ द लेफ्ट विंग। जो वहां के गुंडे हैं, जो वहां के बदमाश हैं, उगाही करने का एक तरीका लेफ्ट की सरकार ने केरल में बना रखा है और इसके माध्यम से किसानों के ऊपर घोर अत्याचार किया जा रहा है। किसान के पीछे आज खड़े होकर लेफ्ट राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मैं आज केरल की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मोदी जी ने ये जो कानून बनाया है, ये जो रिफॉर्म किया है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि 3 दिनों के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका पेमेंट किसान को 3 दिनों के अंदर करना होगा। अगर 3 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो किसान कोर्ट जा सकता है और जो करार करता है उसको स्यू कर सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकता है। क्या केरल की सरकार इसके खिलाफ है? क्योंकि जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो खरीद बिक्री केरल में करती हैं, उनके ऊपर तो इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। उनको जब मन तब पेमेंट करते हैं, सालों तक पेमेंट लंबित रहती है केरला में। यहां मोदी जी ने 3 दिन का एक स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरियड दिया है कि हमारे भगवान, हमारे अन्नदाता को कोई परेशान नहीं कर सके, 3 दिन के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। केरल सरकार इस कानून को क्यों रद्द करवाना चाहती है और क्यों ऐसा चाहती है कि उनके जो कोट अनकोट उनके कार्यकर्ता है, जो प्राइवेट एंटिटीज के रूप में प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनको बढ़ावा मिले? इस पर जवाब दे। केरल में मंडी को विपणनी कहते हैं। आप आज जाके देखिए, ये जो विपणनी होते हैं, जहां पर ये प्राइवेट एंटिटी खरीद बिक्री करते हैं, किसकी कंट्रोल इन विपणनी पर है आपको मालूम पड़ेगा। पूरी तरह से उनके खुद के कार्यकर्ता वहां बैठे हुए हैं। दूसरा राज्य जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं वो है त्रिपुरा। बंधुगण, आप जानते हैं 25 वर्षों तक, 1993 से 2018 तक, अभी 2018 तक त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार रही है। और मुझे बोलते हुए खेद हो रहा है, दुख हो रहा है। एंड जस्ट लुक एट द डायर हिपोक्रेसी ऑफ द लेफ्ट पार्टीज। आपको जान के आश्चर्य होगा कि त्रिपुरा में इन 25 वर्षों तक कोई भी एमएसपी नहीं था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आज हम बात कर रहे हैं कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य था, 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतर्गत त्रिपुरा एकमात्र राज्य था जहां पर एमएसपी लागू नहीं होती थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं दिया जाता था। और आज ये तमाम वामपंथी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये किसान के हितैषी बने हुए हैं। 25 वर्षों तक आप त्रिपुरा के किसान को लूटते रहे। और ये तो शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2018 में त्रिपुरा में आई तो सबसे पहला काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा में किया वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी। किस प्रकार से जो धान है, धान की प्रोक्योरमेंट में मैं आपको बता दूं 48,716 मैट्रिक टन ये प्रोक्योरमेंट किया धान का 27,735 किसानों से। और जो कुल खर्च इसमें हुआ वो 86.65 करोड़ रुपया का। ये बीजेपी की सरकार जब सरकार में आई त्रिपुरा में तो पहला काम ये बीजेपी की सरकार ने किया। और तो और त्रिपुरा में हायर मिलिंग चार्ज होने के बावजूद जो एडिशनल एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा में बियर किया, जो कि लगभग 6 करोड़ रुपए का था। जो किसान पहले त्रिपुरा में वामपंथ के अंतर्गत अपने चावल को 10 से 12 रुपए प्रति केजी बेचता था, वही अब भाजपा के शासन में 18.5 रुपया प्रति केजी बेच रहा है। तो आप बताइए कल्याण किसके युग में हो रहा है? वामपंथ के युग में कल्याण हुआ था या हमारे युग में हो रहा है? आपको जान के आश्चर्य होगा, जब वामपंथ का सत्ता केरल में था तो लगभग 2017-18 में
जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था त्रिपुरा में, वो 6.4% था, मात्र 6.4%। अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता त्रिपुरा में है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2018-19 और वर्तमान का 2019-20। इसमें आपको जान के खुशी होगी कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 13.5% है। जहां जहां वामपंथ रहा है वहां वहां किसानी डूबी है, वहां वहां किसान पर अत्याचार हुआ है, और जब जब भाजपा आई है किसान आगे बढ़ी है। द आइडियम इन इंग्लिश इज वेर एवर देयर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है। जहां भी लेफ्ट होती है वहां इकोनॉमी की, वहां किसानों का कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। बंधुगण, मैंने कहा 3 राज्य, हमने केरल की गाथा सुनी, हमने त्रिपुरा में वामपंथ की लूट की कहानी सुनी। अब जो तीसरा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, वो है बंगाल का। बंगाल में आप जानते हैं लेफ्ट और लेफ्ट के बाद तृणमूल का शासन किस प्रकार से किसानों के लिए घातक रहा है। देखिए, लेफ्ट के समय जो एपीएमसी एक्ट लेफ्ट ने बनाया था बंगाल में, वो केवल और केवल पैसा उगाने के लिए बनाया गया था। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी देता हूं कि ये जो मंडियां तो थी, मगर मंडी तक पहुंचने से पहले जो टोल गेट्स बनते हैं, वैसे उन्होंने नकली टोल गेट बनाया हुआ था जिसका नाम नाकाबंदी कहा जाता है। नाकाबंदी करके वहां टोला चार्ज, जिसके विषय में अभी आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया, वही पद्धति अभी तक कंटिन्यू किए हुए थे ममता बनर्जी ने। टोला चार्ज लेके, टोला फीस लेके फार्मर जो है वो अपने प्रोड्यूस को बेचा करता था, वो अपने उत्पाद को बेचता था। कहीं ना कहीं एपीएमसी एक्ट का दुर्व्यवहार टीएमसी की सरकार और उससे पहले लेफ्ट ने किया हुआ है। बंगाल में एक खासियत है, वहां के मौसम के कारण वहां आलू का उत्पाद बहुत अधिक है, और यह आलू के उत्पाद के कारण जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, खास करके पेप्सी की, लेज और अंकल चिप्स के लिए, उसका अधिकांश जो उत्पाद होता है और जो करार हुआ है वो बंगाल में हुआ है। लगभग 11,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये करार किया हुआ है, और ये जो पूरा बिजनेस है वहां पोटैटोज का और एक कंपनी को लेकर, वो लगभग 9,500 करोड़ का है। तो ये आपने जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया तो वामपंथ के समय में किया था, ये उस समय ये ठीक था। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की तो वामपंथ को ये प्राइवेट एंटिटी के हाथ में किसानों को बेचने के तरह लगता है। आप जब प्राइवेट एंटिटी को बुलाकर लाते हैं, वहां इतना बड़ा कारोबार करने की चेष्टा करते हैं, तो वो ठीक है। मगर जब हम कहते हैं कि केवल पोटैटो नहीं, बाकी लोग भी करार कर सकते हैं, तब आप उस पर उंगली उठाते हैं। बंधुगण, सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने 2009 में एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करके जो एमएनसीज हैं उनको और ये जो प्राइवेट एंटिटीज हैं इनको उन्होंने एंट्री दी थी फ्री मार्केट में। तो ये जो कम्युनिस्ट आज कह रहे हैं कि प्राइवेट एंटिटी नहीं घुसना चाहिए, ये इनकी हिपोक्रेसी और इनके दोगलेपन को दर्शाता है। और आश्चर्य की बात है, ये जो अमेंडमेंट आपने एपीएमसी कानून में किया था 2009 में, उस समय आपने कोई प्रावधान नहीं रखा था कि स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट होना चाहिए। हमने जो सेंट्रल कानून रखा है उसमें हमने यही करार का क्लॉज रखा है, प्लस हमने ऐड किया है कि 3 दिनों के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। इसमें आपत्ति क्यों है? अगर पोटैटो ग्रोअर्स को, जो आलू उत्पादक हैं, उनको 3 दिनों के अंदर उनकी पेमेंट मिल जाएगा, उनकी भुगतान हो जाएगी, उनका जीवन सुधर जाएगा, तो आपको क्या परेशानी है? बंधुगण, बंगाल में अभी की परिस्थिति तो आप जानते ही हैं। आज ममता जी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वे किसानों से मिलने गए थे, किंतु पीएम किसान निधि अभी 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी रिलीज करेंगे, डायरेक्टली 9 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा डीबीटी के माध्यम से। मगर पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, अब मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। मतलब आप एक इलेक्शन फंड क्रिएट करना चाहते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगाल हैज ओनली ट्रेवल्ड फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। पहले फ्राइंग पैन के ऊपर थी कम्युनिस्ट सरकार और अब वो आग में आके गिर चुकी है तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत। जहां तक वामपंथियों के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपोज करने की बात है,
मैं दो विषयों को यहां रखूंगा। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके आया हूं मैं, एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी डेली है ये, मैं नाम नहीं लूंगा मगर आप देख लीजिएगा। उसका हेडिंग है, अभी 13 दिसंबर को यह आर्टिकल छपा था इसी माह में, चेंज्ड लिस्ट, हाउ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स शिफ्टेड डिमांड्स इन द स्पेस ऑफ अ मंथ। पहली बात मैं एक कैविएट के साथ बोल दूं, मैं फार्मर्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूं, वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे भगवान हैं। मैं कुछ संगठनों पर यहां प्रश्न उठाने वाला हूं। देखिए, इस आर्टिकल में उस अंग्रेजी डेली ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं आपको वो पेपर भी दिखाता हूं। उस अंग्रेजी डेली ने एक चिट्ठी दिखाया है। 13 नवंबर 2020 को एक चिट्ठी तोमर जी को दी गई जो कि डिमांड था। 6 डिमांड्स रखे गए थे एक किसान ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उसका 6वां डिमांड क्या था वो मैं पढ़ देता हूं। विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, राइटर्स एंड ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट्स, those who have been jailed in false cases should be released। तो ये 6वां जो डिमांड था, 5 डिमांड तो चलिए किसान से संबंधित है, मगर जो 6वां डिमांड है, पोएट को रिलीज कर दीजिए। कौन है ये पोएट? कौन सा किसान पोएट है जिसको भारतीय जनता पार्टी में जेल में रखा है? कौन है? आप याद करिए, 9 तारीख को ह्यूमन राइट्स डे पर कुछ पोस्टर्स आए थे, उमर खालिद को रिहा करो, सरजिल इमाम के पक्ष में। कौन है ये पोएट? मैं आज खुल के बताता हूं कौन है ये पोएट। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो फाउंडर्स हैं, मैं उन फाउंडर्स के कुछ के नाम लेता हूं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर ने पीडीएफआई अर्थात पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया था। ये पीडीएफआई क्या है? ये पीडीएफआई एक माओइस्ट संस्था है जिसको 2009 में कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के अंतर्गत, कि यह आतंकवाद से सम्मिलित है ऐसा कह के कांग्रेस ने बैन किया था। हमने बैन नहीं किया था, कांग्रेस ने बैन किया था। इसके बहुत सारे फाउंडर्स हैं। कुछ फाउंडर्स में से वारावारा राव, मेधा पाटकर, SAR गिलानी, यह भी शामिल है और आज वो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। तो आप खुद बताइए, अगर ऐसे लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पोएट को रिलीज कर दो। कौन है पोएट? हम भी जानते हैं, इतने मूर्ख तो हम नहीं हैं। वारावारा राव को रिलीज करवाना आप चाहते हैं। ये वारावारा राव को हमने जेल में डाला है, कोर्ट के माध्यम से वो जेल गए हैं, अपनी करनी के कारण जेल गए हैं। इसलिए किसान, उसका तो दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल संघर्ष कर सकता है और सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी। किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण। आप कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। अच्छा, वो गोवा से आ गए हैं क्या? लास्ट जब सुना था गोवा में थे का लिया, ठीक है, मिलने दीजिए, मगर राहुल गांधी जी को आप बताइए पूरा कि राहुल जी, आपने जो मैनिफेस्टो 2019 का है, आपने क्यों नहीं पढ़ा है? अपना ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़े। 2019 में यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, वो सोचते हैं हम लोग कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी में कहा था, इफ वी कम टू पावर इन 2019 लोकसभा, वी विल रिपील द एपीएमसी एक्ट। इसको हटा देंगे, पूरी तरह से हटा देंगे कह रहे थे। आप याद करिए किस प्रकार 2019 के चुनाव से पहले इन्होंने अपने राज्यों में जो फल होते हैं, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उसको एपीएमसी कानून से, एपीएमसी एक्ट से, उसके दायरे से बाहर रखा था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर 2019 के ही घोषणा पत्र में स्पष्टतः कहा गया था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, दिस इज अ लॉ ऑफ डार्क एजेस और हम इसको रिपील कर देंगे, इसको हटा देंगे।
आज अरे उन्हीं के समय याद करिए, इन सभी लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था। ये जो चीफ मिनिस्टर्स का वर्किंग ग्रुप बना था जिसमें भूपेंद्र हुड्डा जी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद ये रिकमेंडेशन दिया था। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे उनके समय, शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखा था। आप लोगों ने वो चिट्ठी दिखाया 2010 का 2011 का, जहां तमाम मुख्यमंत्रियों को शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि अब प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करने दीजिए, मार्केट को खोलिए, उसे लिबरलाइज करिए। तो ये राहुल गांधी जी, ये घर में बैठ के हस्ताक्षर करने से आंदोलन नहीं होता है। जो आप कह रहे थे आज आप उससे पलट रहे हैं, ये आपकी डबल स्पीक और हिपोक्रेसी को दर्शाती है। और वैसे भी राहुल गांधी को देश में कोई सीरियसली लेता नहीं है। पहले आप उनको बोलिए वो बिल पढ़ें। नहीं, देखिए, जहां तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, वो तो 3M लेकर आई थी, मां माटी मानुष। अब वो 3T बन गई है, तुष्टिकरण, तोलाबाजी और जो वहां पर बहुत लड़ाई हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। तो ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी जी पहले भी मदरसा को फेवर कर रही थी, उनको पैसे दे रही थी, पहले भी इमामों को वो स्टाइपेंड दे रही थी, एक धर्म की विशेष के लिए वो चिंता कर रही थी, अब भी वो वही कर रही है। मगर ये तुष्टिकरण के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है, लोग अब जान चुके हैं। देखिए, ये हमारी जो बंगाल की यूनिट है वो इस पे चर्चा करेगी। अभी अब न्यूज आपने बताया है, उस पर हमारी पार्टी चर्चा करेगी। See, I don't think we need to reply to one Mr. प्रशांत किशोर। कोई आवश्यकता नहीं है उनको रिप्लाई करने के लिए, हम जमीन पे काम कर रहे हैं।